to my YouTube channel Ordinary Unique Coaching Classes. I hope you guys are doing well. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कॉन्ग्रुएंस, उसकी डेफिनेशन, उस पर बेस्ड थ्योरम्स थे। सभी 9 थ्योरम्स हमने कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 5। आपको यहाँ पे कंडीशन दे दी कॉन्ग्रुएंसी की और आपको यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि हम एक बार कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशन थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास होता था ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod m, है ना, ऐसा आपके पास होता था। और ये क्या, ये कंडीशन हम कब लिख सकते हैं? हमारे पास इससे पहले भी एक कंडीशन होती थी कि m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करना चाहिए, तब हम ये कंडीशन जो है वो लिख सकते हैं। अब m a माइनस बी को डिवाइड करता है तो हम क्या लिख सकते थे इसको एक और फॉर्म में, इसी कंडीशन को, कि a माइनस बी सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ m, और उस इंटीजर को हमने लिया था k। तो ये हमारे पास होती थी कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन। तो इसी का ही यूज करके अब हम यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे। अब इस कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब m है यहाँ पे ये, तो हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a माइनस बी। तो a तो यहाँ पे आपका a ही है और माइनस में b क्या है आपका 7, तो हम ये लिख सकते हैं 5 डिवाइड a माइनस 7। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, जब 5a माइनस 7 को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी a माइनस 7 को आप सम इंटीग्रल मल्टीपल लिख सकते हैं 5 का, और वो इंटीजर ले लिया आपने यहाँ पे k। तो ये k क्या है यहाँ पे इंटीजर है। अब ये लिख दी। अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है a की। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। a की वैल्यू निकालने के लिए हमें k की वैल्यू की जरूरत है। बाकी 7 5 ये तो हमारे ऑलरेडी नंबर्स हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू हमें नहीं निकालनी, k की वैल्यू की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग, यहाँ पे हम k को पुट करेंगे, 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 4 अप टू फिर नेगेटिव आपके पास इंटीजर्स आ जाएंगे, -1 -2 -3। तो ये सारी आपके k की वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट कर दो, आपके पास a की इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। क्लियर? तो a माइनस 7 इज इक्वल टू 5k, तो a माइनस 7 इज इक्वल टू 5k। तो k के प्लेस पे पहले आप 0 पुट करो, तो 5 इंटू 0 इज 0। देन k के प्लेस पे आप 1 पुट करो, 5 इंटू 1 इज 5। k के प्लेस पे 2 पुट करोगे तो 5 इंटू 2 इज 10। ऐसे करते हैं आपका 15 20, है ना। फिर आप k के प्लेस पे -1 पुट करो तो -5, -2 पुट करोगे तो -10, -3 पुट करोगे -15, -20, ऐसे सॉन चलता रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप अगर a की वैल्यू निकालो, अब देखो a माइनस 7 इज इक्वल टू 0, काफी सारी इक्वेशन बन गई आपकी। जैसे यहाँ से -7 इज इक्वल टू 0, यहाँ से फिर a माइनस 7 इज इक्वल टू 5, a माइनस 7 इज इक्वल्स टू 15, है ना। ऐसे यहाँ से आपकी a माइनस 7 इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो ये काफी सारी इक्वेशंस बन गई। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। इस इक्वेशन में से a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 7, इसमें से निकालेंगे तो 5 + 7 12, ऐसे ही आपका इधर से निकालेंगे तो 15 + 7 20, 15 + 7 a माइनस 7 इज इक्वल टू 5। अच्छा 10 रहेगी ना बीच में, हाँ, तो 15 + 7 22, और 10 के लिए जो वैल्यू आएगी तो वो आ जाएगी 17, है ना। 10 और प्लस 7 होगा तो 17। ऐसे ही करते करते अगर आप माइनस की वैल्यू देखो a माइनस 7 इज इक्वल टू -5, तो a इज इक्वल टू -5 + 7, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो मतलब काफ़ी सारी, फिर इसी तरीके से -3 -8, अब ऐसे ही सॉन चलता रहेगा। तो आपके पास a की देखो कितनी वैल्यूज आ गई। क्लियर? तो आपके यहाँ पे ये जो a की जितनी भी वैल्यूज हैं ये सभी कॉन्ग्रुएंट होंगे आपके 7 mod 5 से, क्योंकि इसी कंडीशन का ही यूज करके हमने क्या निकाले, यहाँ पे ये वैल्यूज निकाली है। तो ये तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इजी था। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर mod 11 टू विच 282 इज कॉन्ग्रुएंट। आपको वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जिससे 282 कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और mod 11 दैट मीन्स यहाँ पे आपको जो डिवाइजर है वो कितना दिया हुआ है 11। जब आप डिवाइड करोगे 282 को 11 से तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इज 11। क्वेश्चन क्या आएगा आपका यहाँ पे 25 प्लस में रिमाइंडर आएगा 7। तो इसी कंडीशन से हमें क्या पता चल रहा है कि 7 वही लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो जैसा कि हमने आपका पढ़ा था एक थ्योरम में कि कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट जरूर होता है। थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था हमने इसी एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक में। तो कोई भी इंटीजर जो होता है वो अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 282 इज कॉन्ग्रुएंट टू, रिमाइंडर क्या है इसका 7 और मोड डिवाइजर क्या है 11। बस ये करना था आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 की क्या स्टेटमेंट है, इफ a इज ऑड, a आपका यहाँ पे ऑड है तो आपको ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन शो करनी है। तो सबसे पहले तो इसी का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे सिंस हमें गिवन है कि a इज ऑड, तो ऑड फॉर्म हमने पढ़ी थी, इवन फॉर्म क्या होती है 2 × k, है ना। ऑड फॉर्म क्या होती है
ए इज इक्वल्स टू, ये आपका ऑड है तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2k+1 की फॉर्म में, ये आपकी जनरल ऑड फॉर्म होती है, क्लियर। और यहाँ पे k जो है आपका वो किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से, k बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हमें यहाँ पे ये कंडीशन प्रूव करानी है, इसमें हमें a स्क्वायर की जरूरत है तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर होगा, दैट मीन्स 2k+1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k+1 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ से दोनों ही टर्म्स में से 4k क्या है आपका कॉमन है, इसे कॉमन ले लो, 4k कॉमन लोगे तो आपका बचेगा यहाँ पे k+1 और ये +1 एज इट इज, ये क्या है आपका a स्क्वायर। तो अगर आप देखो यहाँ पे k+1 ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ रहे हैं और मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरम नंबर 8 पढ़ा था कि जब कभी भी मतलब r ऐसा था वो जनरल कि r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ये तो किससे डिवाइड होंगे, 2 फैक्टोरियल से। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि एज वी नो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिवाइड बाय कितने से डिवाइड होगा, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो जो भी ये 4k+1 है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा तो हम k इंटू k+1 इसको मल्टीपल लिख सकते हैं 2 का मल्टीपल तो वो ले लो आप यहाँ पे m, क्योंकि k इंटू k+1 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम k इंटू k+1 को सम इंटेग्रल मल्टीपल लिख सकते हैं 2 का। तो वही मतलब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करें हमने, क्लियर। तो अब क्या करोगे आप k इंटू k+1 के प्लेस पे यहाँ पे पुट कर दोगे 2m। तो देखो a स्क्वायर एज इट इज आपका 4 एज इट इज, इसके प्लेस पे आपने 2m पुट कर दिया और +1 एज इट इज। सॉल्व करो इसको तो 8m+1 आ जाएगा। अब देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 8m+1, हमें प्रूव क्या करना है, a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8, तो उसी फॉर्म में ही हम इसको चेंज करेंगे। आप यहाँ पे कैसे लिख लो, a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8m, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 1 को आपने सब मल्टीपल लिखा है 8 का, सो दैट मीन्स बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी दिस इम्प्लाइज 8 डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस 1, तभी तो आपने a स्क्वायर माइनस 1 को मल्टीपल लिखा 8 का, क्लियर। और अब हम लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन। अब ये कंडीशन आ गई तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m, ऐसे ही होता है ना जैसे आपके कॉन्ग्रुएंसी में m डिवाइड्स a माइनस b, तो आप यहाँ से क्या लिख लेते हो जब आपके पास ये कंडीशन आती है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, तो इससे आप इस कंडीशन को कंपेयर करो। यहाँ पे आपका m 8 है, a आपका a स्क्वायर और b 1 है, तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, मतलब a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू b क्या है आपके पास 1 और mod m क्या है आपके पास यहाँ पे 8। तो ये हो गई हमारी कंडीशन प्रूव, यही तो हमें प्रूव करना था यहाँ पे, क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 4। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 4 स्टेटमेंट देखिए, शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। ये आपको ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन यहाँ पे शो करनी है। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है इसको आप लेट कर लो f ऑफ n के इक्वल, f ऑफ n इज इक्वल टू 3 raised to power 4n+2 प्लस 5 raised to power 2n+1। अब सबसे पहले तो हमें यही शो करना है कि 14 जो है आपका वो डिविजिबल होगा f ऑफ n से, क्लियर। तो इसके लिए हम यूज करेंगे PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर किया है तो आपको ये यूज करना इजीली आता होगा, तो PMI यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए हम ट्रू प्रूव करते हैं, देन फॉर n इज इक्वल टू n, एंड थर्ड स्टेप में n इज इक्वल टू n+1 के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1, n के प्लेस पे आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो भी n है उसके प्लेस पे आप 1 पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो f ऑफ n है तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 raised to power 4n+2, मतलब 4 इंटू 1+2, 4 इंटू 1+2 कितना हो जाएगा 6, प्लस 5 raised to power 2n+1, मतलब 2 इंटू 1+1 कितना हो जाएगा 3, 5 raised to power 3, और 3 raised to power 6 कितना होता है आपका 729, प्लस 5 raised to power 3 इज 125, दोनों का आप प्लस करोगे तो आ जाएगा आपका 854। अब आप देखो क्या 854 डिविजिबल, हम चेक किसके लिए कर रहे हैं 14 के लिए ना कि डिविजिबल बाय 14, यहाँ पे ये 14 है 4 नहीं है, तो हम 14 के लिए चेक करें। तो आप चेक करो पहले कि क्या 854 आपका 14 से डिविजिबल है। तो ऑब्वियसली 854 क्या होता है 14 से डिविजिबल, तो हम क्या लिख देंगे, विच इज डिविजिबल बाय 14, ये 14 से डिविजिबल है। सो दैट मीन्स ये जो आपका रिजल्ट है ये ट्रू होता है n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो लिख देंगे कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट में ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया एक तरीके से। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, n इज इक्वल टू n के लिए आप ट्रू लेके चलते हैं, मतलब उसको प्रूव नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे लेट करके चलते हैं कि लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू n,
क्लियर। तो n के लिए रिजल्ट ट्रू है, लिख देते हैं यहाँ पे लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n के लिए आपका ये जो रिजल्ट है वो ट्रू है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से n के लिए ट्रू है, तो f ऑफ n को, दैट ट्रू का मतलब क्या है, f ऑफ n इज डिविजिबल बाय 14, तो f ऑफ n को आप सम इंटीग्रल मल्टीपल लिख सकते हो 14 का, तो 14 का वो जो इंटीजर मल्टीपल आपको लिखना है वो इंटीजर ले लिया आपने यहाँ पे k क्या है आपका, ये इंटीजर है, ठीक है, k इंटीजर है। तो अब यहाँ पे f ऑफ n की वैल्यू पुट कर दो, 3 रेज टू पावर क्या था 4n प्लस 2 प्लस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 1, इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो, 14k के इक्वल, क्लियर। और यहाँ से हमें एक वैल्यू निकालनी है जो कि हम थर्ड स्टेप में यूज करते हैं, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 3 रेज टू पावर 4n प्लस 2 की, तो किसके इक्वल हो जाएगी 14k माइनस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 1, ये वैल्यू अब हम यूज करेंगे अपने थर्ड स्टेप में। हमेशा यही होता है, यहाँ से आप n इज इक्वल्स टू n के लिए रिजल्ट को ट्रू लेके चलते हो और फिर जो वैल्यू आती है वो आप यूज करते हो n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 में। हम रिजल्ट ट्रू प्रूव करेंगे किसके लिए, n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 के लिए, तो जितने भी आपके n हैं उनको आप n प्लस 1 में चेंज कर दो, ठीक है। तो स्टार्ट कर दो यहाँ से, जैसे f ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या है आपका ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 4n प्लस 2 है, तो 3 रेज टू पावर 4 n के प्लेस पे n प्लस 1 एंड देन प्लस 2 प्लस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 मतलब 5 रेज टू पावर 2 n प्लस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा। अब इसको जस्ट सॉल्व करते रहो, देखो 3 रेज टू पावर यहाँ से क्या हो जाएगा 4n प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 प्लस 2, तो 3 रेज टू पावर 4n प्लस 6 प्लस कर देंगे जस्ट एंड 5 रेज टू पावर 2n प्लस 4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, इसको देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 रेज टू पावर 4n प्लस 6 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 4 और मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 4n प्लस 2, क्योंकि देखो आप बेस को प्लस पावर को प्लस करोगे तो 4n प्लस 2 प्लस 4 वही सेम चीज आएगी, और ये आपका एज इट इज रहेगा 5 रेज टू पावर 2n प्लस 4, क्लियर। अब हमने ये करा क्यों है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये जो वैल्यू है 3 रेज टू पावर 4n प्लस 2 ये हमें यूज करनी है n प्लस 1 के केस में, तो ये फॉर्म हमें पहले बनानी पड़ेगी तभी तो हम यूज कर पाएंगे ना। तो 3 रेज टू पावर 4 आपका एज इट इज रहेगा, इसके प्लेस पे आप ये यूज कर लो, इसको कोई भी इक्वेशन का नाम दे देना और फिर यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 ऐसे करके। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 14k माइनस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 1, तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी और प्लस का आपका 5 2n प्लस, यहाँ पे क्या था 2n प्लस 1 था ना, हाँ तो ये 1 है 2 नहीं है, 2n प्लस 1 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 2n प्लस 3 आएगा, 2n प्लस 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 3, क्लियर। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो जैसे 3 रेज टू पावर 4 है, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 रेज टू पावर 4 14k ये हो जाएगा, माइनस में हाँ ये सॉल्व करना है ना इसको, ठीक है 14k, फिर 3 रेज टू पावर 4 डॉट 5 रेज टू पावर 2n प्लस 1 प्लस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे ये है 3 रेज टू पावर 4 14k, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे 5 रेज टू पावर 2n प्लस 1 है और यहाँ पे 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 है, तो इसको भी आप किस में ब्रेक कर लो, मतलब 2n प्लस 1 की फॉर्म में बना लो, तो कैसे हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4 डॉट 5 रेज टू पावर 2n प्लस 1, ये तो एज इट इज रहेगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2n प्लस 1, पावर प्लस होके आपके पास सेम वही आएगा 2n प्लस 3। अब करते हैं आगे, तो यहाँ तक हमारा हो गया था, तो इसमें यहाँ पे जो भी आपके पास ये 5 रेज टू पावर 2n प्लस 1 है इसे आप कॉमन ले सकते हो, तो 3 रेज टू पावर 4, अब इसको भी थोड़ा सॉल्व करो, 3 रेज टू पावर 4 आपके पास क्या होता है 81 मल्टीप्लाई बाय 14k, अब 5 रेज टू पावर 2n प्लस 1 यहाँ से कॉमन लो, 5 रेज टू पावर 2n प्लस 1 आपके पास क्या बचेगा 3 रेज टू पावर 4 जो कि कितना होता है 81 एंड माइनस में आपके पास बचेगा 5 रेज टू पावर 2 जो कि कितना होता है 25। अब इसको आप कॉमन ले लो यहाँ से, यहाँ पे भी 14k है तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 18 इंटू 14k माइनस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 56। तो दोनों ही टर्म्स में से आप 14 को कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो 14 को, क्योंकि हमें एक्चुअल में शो वही करना है, क्लियर। तो 14 को आप कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 81k माइनस से आपके पास बचेगा 14, 4 56 होता है ना, तो 4 मल्टीप्लाई में 5 रेज टू पावर 2n प्लस 1, और हम ये निकाल के आ रहे थे f ऑफ n प्लस 1, तो आप देखो यहाँ से आपने f ऑफ n प्लस 1 को सम मल्टीपल लिख दिया 14 का, सो दिस इम्प्लाइज f ऑफ n प्लस 1 डिवाइड्स मतलब 14 डिवाइड्स f ऑफ n प्लस 1, यही है ना इसका मतलब कि 14 डिवाइड्स f ऑफ n प्लस 1, क्योंकि आपने f ऑफ n प्लस 1 को सम मल्टीपल लिख दिया है 14 का, क्लियर। तो दैट मीन्स f ऑफ n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 14 और यू कैन से 14 डिवाइड्स f ऑफ n प्लस 1, तो यही तो हमें
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से यही प्रूव करना था। और ये कंडीशन तभी ट्रू है व्हेन एवर, क्योंकि देखो हमने इसमें n+1 वाले केस में n की कंडीशन यूज करी थी, आपको याद हो तो, है ना। 3⁴n+2 के प्लेस पे हमने जो n वाले में वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू पुट करी थी, तो उसके बिना तो हमारा जो है वो प्रूव हो ही नहीं पाता ट्रू। तो व्हेन एवर इसमें ये कंडीशन जरूर लगेगी कि ये कंडीशन आपकी तभी ट्रू होगी जब आपका f ऑफ n क्या हो, 14 से डिविजिबल हो। एफ ऑफ एन 14 से डिविजिबल होगा तभी आप वो कंडीशन लिख पाओगे। वो आप ट्रू लेके चले थे ना, अगर वो डिविजिबल मतलब ट्रू ही नहीं होगी वो कंडीशन, तो आप वो कंडीशन नहीं लिख पाओगे और ये कंडीशन प्रूव नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे ये जरूर लिखना है कि दिस इज ट्रू व्हेन एफ ऑफ n+1 इज डिविजिबल बाय 14। क्लियर। तो यहाँ से PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, आपका क्या प्रूव हो गया कि एफ ऑफ n इज डिविजिबल बाय 14 फॉर ऑल n। ये हम सभी n के लिए करते हैं ना, पहले हम करते हैं 1 के लिए फर्स्ट स्टेप में, फिर n इज इक्वल्स टू n के लिए, फिर n इज इक्वल्स टू n+1 के लिए। तो अगर ये 3 स्टेप्स प्रूव हो गए, दैट मीन्स आपका सभी जितने भी n है आपके, उन सभी के लिए प्रूव हो गए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन f ऑफ n इज डिविजिबल बाय 14 सभी n के लिए, है ना। f ऑफ n इज डिविजिबल बाय 14 फॉर ऑल n, सभी n के लिए। क्लियर। अब f of n is divisible by 14 for all n, this implies 14 divides, 14 किसे डिवाइड करेगा, f of n, और इसमें से आप 0 सब्ट्रैक्ट कर दो, उसे भी 14 डिवाइड करेगा। 14 डिवाइड्स f of n माइनस 0, सो दैट मीन्स m डिवाइड्स a माइनस b। ऐसा ही होता है ना। तो कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन का यूज करके आप क्या लिखते हो, f of n मतलब a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। तो b क्या है आपका यहाँ पे 0, मोड m क्या है आपका यहाँ पे, तो ये कंडीशन आप लिख सकते हो। अब f ऑफ n के प्लेस पे आप क्या पुट कर दो, जो भी इसकी वैल्यू थी 3⁴n+2 प्लस 5⁴2n+1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, राइट हैंड साइड आपके एज इट इज रहेगी, उसमें कुछ आपको करना नहीं है, मोड 14। तो यही तो आपको प्रूव करना था, है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 में। तो बस कुछ नहीं है, इसमें PMI लगाना है, फिर ये 2-3 स्टेप्स में आपका प्रूव हो जाएगा। और PMI अगर आपने चैप्टर 1 अच्छे से किया है तो उसमें हमने तो काफी सारे क्वेश्चंस करे थे, इसमें तो फिर भी एक ही क्वेश्चन आया है। काफी सारे हमने एग्जाम्पल्स किए थे PMI के, तो वहां से आप कर सकते हो इजीली। और सेम वही हमने स्टेप्स जो है वो यूज करे हैं इस बार भी। तो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द सम दिस। ये जितने भी आपके 1 से लेके 100 तक जो भी फैक्टोरियल है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो उस टाइम पे जो आपका रिमाइंडर आएगा वो फाइंड करना है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को, तो ये डायरेक्टली जो है वो 12 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हम इनको, जैसे 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 6 के। क्या आप इसको मल्टीपल लिख सकते हो 12 का, दैट मीन्स ये 12 से डिविजिबल नहीं है डायरेक्टली। क्लियर। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 4 फैक्टोरियल से। 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 24 को, और आप 24 को लिख सकते हो 12 का मल्टीपल लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 कितना होता है, 24 ही तो होता है। तो हम 4 फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं। तो आपने 4 फैक्टोरियल को सब मल्टीपल लिख दिया 12 का, सो दिस इंप्लाइज 12 डिवाइड्स 4 फैक्टोरियल। 12 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करते हैं, तभी तो आपने यहाँ पे 4 फैक्टोरियल को मल्टीपल लिख दिया 12 का। अब 12 डिवाइड 4 फैक्टोरियल क्या होता था, m डिवाइड्स a माइनस b। तो हम क्या लिख देते थे, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, ऐसे लिखते थे। सेम वही कंडीशन यहाँ पे होगी। यहाँ पे m आपका 12 है, a 4 है और b नहीं है, तो आप उसको 0 ले लो। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि अब a क्या है यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू b क्या है 0, मोड m क्या है आपका यहाँ पे 12। तो ये कंडीशन आप लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंस की कंडीशंस का यूज करके। क्लियर। अब ये 4 फैक्टोरियल के लिए था। 5 फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल अगर आपका कॉन्ग्रुएंट है 0 मोड 12 से, तो उसमें आपने जस्ट 5 और मल्टीप्लाई किया है, तो वो भी क्या होगा, 12 का मल्टीपल होगा, है ना। इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ, इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 12, ये भी क्या होगा 12 का मल्टीपल होगा। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 12। अब ऐसे करते करते मोड आएगा यहाँ पे। अब ऐसे करके एंड सो ऑन आप लिखते रहेंगे, 6 फैक्टोरियल के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, मतलब अप टू 100। तो आप जस्ट 2 या 3 दिखा देंगे, उतना इनफ है। आपने इतना कर दिया। अब देखो हमने ये तो प्रूव कर दिया यहाँ पे कि 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस, अब देखो ये 4 5 6 अप टू 100 ये सारे 0 के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब आप इनको प्लस कर दोगे, 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 प्लस 7, ऐसे करते करते अप टू प्लस 100 फैक्टोरियल, ये भी क्या होंगे, 1000 नहीं 100, ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे 0 मोड 12 से। क्लियर ना, क्योंकि ये सारे के सारे सेपरेटली 0 मोड 12 से के साथ कॉन्ग्रुएंसी में है, तो इनका सम कर दो तब भी ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा 0 मोड 12 से। अब पर हमें प्रूव क्या करना है 1 से, तो 1 2 3 फैक्टोरियल तो आपके रह ही गए। तो यहाँ से 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ये हम क्या कर देंगे, इनमें लेफ्ट, इस इक्वेशन की, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हम ऐड कर देंगे। तो ये होता क्या है,
1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल, 2 फैक्टोरियल 2 के और 3 फैक्टोरियल होते हैं 6 के इक्वल, मतलब ये टोटल 9 हमें ऐड करना है। क्लियर। तो यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आपकी फैक्टोरियल की फॉर्म में है तो उसी फॉर्म में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये तो है ही आपका 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अप टू कहाँ तक 100 फैक्टोरियल तक। क्लियर। यहाँ पे भी फैक्टोरियल। तो हम क्या कर देंगे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इतना हम ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस में आपके नंबर के इक्वल है तो हम यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे 9 मोड 12। अब आप इस कंडीशन को देख के इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे आपका रिमाइंडर ही तो फाइंड करना था ना, जब आप इसके सम को सभी 1 to 100 फैक्टोरियल के सम को 12 से डिवाइड करते हो। तो जब आपने इस सम को 12 से डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर आप यहीं पे लिखते हो ना, तो रिमाइंडर कितना आया 9। तो यही आपको फाइंड करना था। लास्ट में आप लिख देंगे कि 9 इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड दिस फैक्टोरियल सम बाय 12। तो आंसर आ गया आपका यहाँ पे 9। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 6। तो नेक्स्ट आपके एग्जांपल स्टार्ट होते हैं जहाँ पे आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो उनके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है और वो इंपॉर्टेंट चीजें 2-3 है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, तो फिर आपको एग्जाम्पल करने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8 ये 4 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है। तो उनकी कुछ जो इक्वेशंस हैं जिनमें आपको डाउट आएगा वो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख ली है इन 3 एग्जाम्पल्स की। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 5 तो ईजी है, हमने कर भी लिया है। तो यहाँ पे देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 में आपके पास ये इक्वेशन आती है और इस इक्वेशन को नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा हुआ है। तो ये कैसे लिखा और लिखा क्यों है, तो देखो आपको क्या रिमाइंडर फाइंड करते हुए आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि आप ना कैसे भी करके आपको रिमाइंडर के प्लेस पे 1 लेके आना है। क्लियर ना। तो इससे आपको सॉल्व करने में जो है वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 2 raised to power 3 इज कॉन्ग्रुएंट 8 mod 7। तो यहाँ पे आप जब 8 को डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर आएगा 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to power 3 इज कॉन्ग्रुएंट 1 mod 7। पर यहाँ पे ओके 1 तो आपका रिमाइंडर आ गया। आपको एक कंडीशन और यहाँ पे ध्यान रखनी है क्या, कि जो आपके यहाँ पे रिमाइंडर्स हैं दोनों इक्वेशन में इन्हें प्लस या माइनस करने पे ये 7 से डिवाइड होने चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर हम इनको 8 - 1 करें तो 7 एंड 7 इज डिविजिबल बाय 7। तो इस तरीके से ऐसे ही आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 की कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 3 raised to power 3 इज कॉन्ग्रुएंट 64 mod 7। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया कि इस कॉन्ग्रुएंट 1 mod 7। अब 64 को आप डिवाइड करो 7 से तो रिमाइंडर कितना आता है 1। ठीक है, ये तो लिख लिया। पर अब आपको ये भी चेक करना है 64 - 1 63 एंड 63 इज डिविजिबल बाय 7। तो आप इस कॉन्ग्रुएंस की जो रिलेशन है ये आपके पास इसके प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हैं। ऐसे एग्जांपल नंबर 8 देखो, ये आपके पास कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है 3 raised to power 4 इज कॉन्ग्रुएंट 81 mod 17। तो यहाँ पे आप जब 81 को डिवाइड करेंगे 17 से, जैसे यहाँ पे 81 है और यहाँ पे क्या है आपका 17, तो 17 5 कितना होता है 85। और जब इनको माइनस करेंगे तो 81 - 85 इज -4 ये आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 raised to power 4। और ऐसा नहीं है कि आप ये कहो अब यहाँ पे 81 है हमने 4 से क्यों नहीं कर लिया, 17 से जब आप करेंगे 4 टाइम्स तो आएगा 68। तो रिमाइंडर देखो आपका कितना ज्यादा आएगा और आपको इसे सॉल्व करना है और इस फॉर्म में लेके आना है कि आगे जाते जाते हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाए। तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो 3 raised to power 4 इज कॉन्ग्रुएंट -4 mod 17। क्लियर। तो ये एक इक्वेशन होगी। 3 raised to power 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू, मतलब एक तरीके से ना आपने क्या कर दिया इसका स्क्वायर कर दिया तभी आपके पास इक्वेशन आई। अब आप क्या करो 16 को डिवाइड करो 17 से। ठीक है, आपको 16 को डिवाइड करना है किससे 17 से। तो 17 1 इज 17 माइनस करोगे रिमाइंडर आएगा -1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 raised to power इज कॉन्ग्रुएंट -1 mod 17। पर वही आपको फिर से देखना है, आप यहाँ पे माइनस या प्लस करो तो 17 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे प्लस करें तो 15 आएगा। तो 15 तो डिवाइड नहीं होता 17 से। अब यहाँ पे आप माइनस करो 16 - -1 तो 17 एंड 17 इज डिविजिबल बाय 17। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको ये रिमाइंडर वाले एग्जाम्पल करते टाइम ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया ताकि अब एग्जाम्पल जब आप करोगे तो आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन 2 raised to power 20 इज डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे हम एक कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन लेके चलेंगे 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7। ऑब्वियसली 2 के साथ तो कॉन्ग्रुएंस में हो गई और आपको यहाँ पे 7 से दिखाना है तो 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7। और यही कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन को आप 2 raised to power 20 की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। तो जैसे कि हमने थ्योरम पढ़ा था एक कि कोई भी आपके पास कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी इंटीजर को, है ना। तो 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देंगे, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही मतलब है इसका। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पे भी 2 को 2 से करेंगे तो 4 mod 7 आपका एज इट इज रहेगा।
तो हमने 2 रेज टू पावर 2 ऐसे ही मतलब पावर इंक्रीज कर करके 2 रेज टू पावर 20 तक हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब अगेन 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 रेज टू पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मोड 7, ये आपका एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब देखो 2 रेज टू पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मोड 7, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लिखते हैं रिमाइंडर। अब 2 रेज टू पावर 3 मतलब 8 को आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, है ना, यहाँ ये हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है, और यहाँ पे हम लिखते हैं रिमाइंडर। तो 2 रेज टू पावर 3 मतलब 8 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 1, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया, 2 रेज टू पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7। अब आप क्या कर दो, डायरेक्ट ये जो इसे आप ले लो कोई भी इक्वेशन, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, और इसकी 6 पार लगा दो, मतलब जैसे 2 रेज टू पावर 3 है ना, इसकी पार कितनी कर दो, 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 रेज टू पावर 6 करोगे तो अगेन 1 ही होगा, और मोड 7 का मोड 7 आपका एज इट इज। क्लियर। आप ले लो इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अब यहाँ पे है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18। अब हमें बनाना है 20, तो हम इनमें से किस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं 20 बनाने के लिए, इस वाली इक्वेशन का। इसको आप ले लो स्टार इक्वेशन। क्योंकि 2 रेज टू पावर 18 और इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो 18 प्लस 2 पावर कितनी हो जाएगी आपकी 20, तो इसलिए हमने इसी इक्वेशन को सिलेक्ट किया। तो अब आप यहाँ पे जस्ट लिख देना कि मल्टीप्लाइंग, आपने किस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा, स्टार इक्वेशन, एंड इक्वेशन नंबर 2 को आपने मल्टीप्लाई करा। तो 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 18 कितना हो जाएगा आपका, 2 रेज टू पावर 20 एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट हैंड साइड में क्या है, 4 मोड 7 एंड 1 मोड 7। तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो मोड 7 तो आपका एज इट इज रहेगा, एंड 4 इंटू 1 कितना होता है 4, तो 2 रेज टू पावर 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 7। तो हमें क्या निकालना था, रिमाइंडर। तो अब आप अगर इस कंडीशन को ध्यान से देखो तो जब आपने 2 रेज टू पावर 20 को 7 से डिवाइड किया, ये आपका डिवाइजर होता है, तो कितना रिमाइंडर आया आपका 4। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 5 में देखा था कि 9 रिमाइंडर था, यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना है 4। तो यही आपको फाइंड करना था एग्जाम्पल नंबर 6 में। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखने की ये जरूरत है कि पहले आप ये कंडीशन लेके चलोगे, इसको आप 2 रेज टू पावर 20 में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अलग अलग इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके इस टाइप से। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 7। आपको यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है सेम एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 की तरह। जब ये आपकी जो टर्म है ये किससे डिविजिबल होगी, 7 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 111 का लेके चलते हैं, फिर हम 333 का लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे जब 111 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, देखो 111 को आपने किससे डिवाइड किया है, यहाँ पे 7 से, तो 7 1 कितना हो जाएगा आपका 7, देन 41, तो 7 6 इज 42। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो 41 माइनस 42 कितना आएगा, -1, तो रिमाइंडर आया आपका -1। तो इसको आप लिख सकते हो 111 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं तो रिमाइंडर आपका -1 है, और मोड डिवाइड किससे किया आपने, यहाँ पे 7 से। तो ये कंडीशन आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको समझा भी दिया कैसे। अब आपको करना क्या है, 111 रेज टू पावर 333 ये चाहिए आपको। तो आप क्या करो, यहाँ पे जो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में ये 333 मतलब 333 पावर आप रेज कर दो, तो 111 रेज टू पावर 333 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 रेज टू पावर 333, इसकी भी पावर रेज होगी, और मोड 7 जो आपका एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे 111 रेज टू पावर 333 ये तो एज इट इज रहेगा, कॉन्ग्रुएंट टू -1 रेज टू पावर 333। अब 333 क्या है, ऑड है, तो -1 को आप ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपका -1 आएगा, और मोड 7 आपका एज इट इज, मोड 7। तो ये तो हो गई आपकी इसकी। अब हम क्या करेंगे, इसकी कंडीशन निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे है 333 रेज टू पावर 1111, तो 333 को जब आप 7 से करोगे, डिविजिबल बाय 7 दिखाना है ना, तो 333 को 7 से करो, ये तो मतलब सिंपल सा ही है, इसमें कुछ वो नहीं है। तो 7 4 इज कितना होता है आपका 28, माइनस करोगे 5 3 7 7 इज 49, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे आपका 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, 333 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 7, ये लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपको चाहिए क्या, 333 रेज टू पावर 111। तो हम डायरेक्ट इसमें 111 पावर रेज नहीं कर सकते, क्योंकि 4 की भी पावर 111 बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी। तो हम इसको इस टाइप में करेंगे कि ये मतलब छोटा भी रहे, मतलब एक तरीके से ना सॉल्व रहे, हमें ज़्यादा इसमें करने की नीड ना हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 333 की पावर 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे भी 4 की पावर कितना हो जाएगा 3। क्लियर। और मोड 7 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, मोड 7। अब यहाँ पे देखो 333 रेज टू पावर 3 ये एज इट इज, 4 रेज टू पावर 3 कितना होता है आपका 64 मोड 7। तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस क्या कर दिया 4 रेज टू पावर 3। अब देखो 64
जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 64 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, क्योंकि 7 से आप 64 को डिवाइड करो, 7 9 इज 63 एंड 64 माइनस 63 इज 1, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आप ले लो यहाँ पे जो भी आपकी इक्वेशन आई है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर, पहले हम इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो 333 रेज टू पावर 3 एंड 64 जो है वो 1 mod 7 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो 1 mod 7, ये आपने यूज कर लिया, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे। क्लियर। अब क्या बनाना है आपको, अच्छा 333 है, 333 की पावर आपको 111 बनाना है, तो इसकी पावर 3 तो ऑलरेडी है ही, अगर आप 37 और रेज कर दो इसकी पावर, मतलब 333 रेज टू पावर 3 तो है ही, 37 और पावर रेज कर दो इसकी, तो यहाँ पे अगर आप 37 करो, मतलब हमें ना देखो आपने देखा भी होगा यहाँ पे भी हमें 1 में बनाने की ट्राई करना है, जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाए, फिर उसके आप कितनी भी पावर इंक्रीज कर लो तो फिर ना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो तो वो -1 की पावर है तो -1 रहेगा, 1 की पावर है तो 1 रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में ही -1 आ गया था, तो इसलिए हमने ज्यादा सिंप्लीफिकेशंस नहीं करी, पर यहाँ पे हमारा 4 आ रहा था, 4 की पावर आप इतनी इंक्रीज करो बहुत ज्यादा क्वांटिटी जाएगी, तो हमने क्या करा पहले इसको 1 में सॉल्व कर लिया। मतलब ये एक ट्रिक है कि आपको पहले इसको इसके रिमाइंडर को 1 लेके आना है, फिर उसकी पावर रेज करनी है। अब आप 1 की पावर करो 37, 1 ही रहेगा ऑब्वियसली, और मोड 7 आपका एज इट इज मोड 7। क्लियर। अब देखो 333 रेज टू पावर 3 इंटू 37 क्या हो जाएगा यहाँ पे 333 रेज टू पावर 11, 333 रेज टू पावर 111, जब आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इस कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7 है ना, क्योंकि 1 की पावर 37 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे आप ले लो इसको इक्वेशन नंबर 3। अब हमें प्रूव क्या करना है, 111 रेज टू पावर 333 प्लस 333 रेज टू पावर 111, इसको प्रूव करना है। तो 333 रेज टू पावर 111 की ये वैल्यू है, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे 111 रेज टू पावर 333 इज इक्वल्स टू -1। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करो तो किसकी कॉन्ग्रुएंस आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, और मोड 7 रहेगा आपका एज इट इज, है ना। तो ये जो है आपका ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया 0 mod 7 के, और यही तो हमें लेके आना था यहाँ पे। अब यहाँ से आपको ना रिमाइंडर निकालना था, तो वो रिमाइंडर पता चल जाएगा। यहाँ पे आपका क्या लिखा होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे कितना आ गया 0, तो यही तो आपको निकालना था एग्जाम्पल नंबर 7 में। क्लियर। बस आपको एक चीज अगेन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान क्या रखनी है, जो भी आपकी फॉर्म है उसका रिमाइंडर आपको -1 या 1 की फॉर्म में लाना है, ताकि अगर हम उसकी पावर रेस करें तो इफेक्ट ना पड़े। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 17। जब आप 3 रेज़ टू पावर 181 को 17 से डिवाइड करेंगे तो उस टाइम पे जो रिमाइंडर आएगा वो आपको यहाँ पे निकालने है। 3-4 एग्जाम्पल्स बैक टू बैक यही रिमाइंडर वाले ही आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर करना। क्लियर। तो अब वही यहाँ पे एक इक्वेशन हम ले लेंगे कि 3, अब 3 है ना आपका, तो 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड डिवाइजर क्या है आपका यहाँ पे 17, ये आपने इक्वेशन ले ली। अब इसी इक्वेशन को आप 3 रेज़ टू पावर 181 इसमें कन्वर्ट करेंगे, और हमें ट्राई क्या करना है कि आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर है ना वो 1 आ जाए, ताकि हम जितनी भी पावर उसकी रेस करें फिर उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो 3 रेज़ टू पावर 3, अभी तो हम क्या कर सकते हैं इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे इस कॉन्ग्रुएंट टू 3 3 इज क्या 9 मोड 17। तो यहाँ से आपको ना डिवाइड करके देखते रहना है, हमें क्या चाहिए 1 चाहिए या फिर -1 चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, तो आप 3 का क्या कर दो क्यूब कर दो, तो यहाँ पे 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 मोड 17। क्लियर। अब यहाँ पे अगेन आप डिवाइड करोगे, अब आप क्या कर दो 3 रेज़ टू पावर 4, मतलब एक बार और ये ना आपका थ्योरम है कि कोई भी आपके पास कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है तो आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। और 3 रेज़ टू पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब क्या कर दो एक और मतलब बार 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा इस कॉन्ग्रुएंट टू 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा 81 मोड 17। अब आप यहाँ पे डिवाइड करके देखो, 81 को आप 17 से डिवाइड करो, 81 17, तो 17 5 इज 85, माइनस करोगे रिमाइंडर आएगा आपके पास -4। तो अब अगर आप इसको लिखो कि 3 रेज़ टू पावर 4, अब आप ऐसे लिख सकते हो ना कॉन्ग्रुएंट टू -4 मोड 17, क्योंकि हमने जब 81 को 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -4 आया। तो अब देखो ये इक्वेशन ले लो आप कोई भी, लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इक्वेशन नंबर 1 को आप स्क्वायर कर दो, तो जब आप 3 रेज़ टू पावर 4 और उसका भी स्क्वायर करोगे तो 3 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1। तो 3 रेज़ टू पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब -4 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाता है 16 मोड 17। अब आप देखो, अब आप 17 को 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और यही चीज हमें यहाँ पे लेके आनी है। क्लियर।
तो 3⁸ को आप क्या लिख सकते हो, 1 mod 17 के कॉन्ग्रुएंट में, क्योंकि आप रिमाइंडर जब आप डिवाइड करोगे 17 को 16 से, रिमाइंडर आएगा आपका, एक मिनट, 17 को आप 16 से डिवाइड करोगे तो 17 1 इज 17, 1 ही -1 आएगा, है ना, 16 - 17 तो -1 होता है, तो रिमाइंडर आएगा आपका -1, तो या तो 1 के फॉर्म में लाने का ट्राई करना है या -1 के फॉर्म में। अब आप इसकी पावर डायरेक्टली रेस कर सकते हो, 3⁸ तो है ही, क्लियर। अब उसकी पावर आपको 181 बनानी है, तो हम कैसे करेंगे, देखो 181 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3⁸ है, इसकी पावर आप रेस कर दो 22। अब ऐसा तो कोई नंबर नहीं है कि डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई होकर आपकी ये पावर बन जाए। अगर हम 22 के प्लेस पे अगर 23 भी कर देते हैं ना, तो वो भी आपका 184 पे चला जाएगा, पर हमें तो 181 चाहिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा 22 पावर रेस कर सकते हैं, हमने कर दी। अब इज इक्वल्स टू -1 की भी क्या होगी, -1⁸22 एंड mod 17 आपका एज इट इज रहेगा। अब देखो -1 की इवन पावर है, तो जब आप उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और mod 17 आपका एज इट इज, और 3⁸8 एंड ⁸22, तो 3⁸8 इंटू 22 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 176। अब 176 तक तो आपका आ गया। अब यहाँ से ही आपको इक्वेशंस यूज करनी है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको 5 की ज़रूरत है, मतलब 5 और पावर्स की ज़रूरत है, इसमें 5 जैसे ही ऐड होगा आपका 181 बन जाएगा। तो एक तो हम ले लेते हैं 3⁸4, है ना, क्योंकि 5 तो है ही नहीं हमारे पास, ये तो 1 है, यहाँ पे 3⁸1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 3⁸4 और 3⁸1, ठीक है, इसको भी आप ले लो, स्टार इक्वेशन ले लो। तो एक इक्वेशन नंबर स्टार, एक इक्वेशन नंबर 1 को, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2, तो मतलब इन तीन इक्वेशंस को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पावर मिल जाएगी। तो करते हैं इसको, तो अब हम कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 स्टार 1 एंड 2, इन तीन इक्वेशंस को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई टू गेट द डिजायर्ड पावर, जो भी हमें पावर चाहिए 181। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्टार की पावर है आपकी 3⁸1, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3⁸4, एंड सेकंड में आपका 176। तो यहाँ से मल्टीप्लाई होके इस कॉन्ग्रुएंट टू, अब राइट हैंड साइड भी देख लो, तो 3 mod 17 तो आपका सब में है, तो mod 17 तो एज इट इज रहेगा, 3 इंटू -4 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, 3 4 इज -12, तो यहाँ पे आ जाएगा -12, क्लियर। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो तो 3⁸181 इज कॉन्ग्रुएंट टू -12 mod 17। अब जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पे 17 को -12 से, तो रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा, 5, क्लियर ना। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे -12 है, इसको आपको डिवाइड करना है, अच्छा हाँ, -12 को आपको डिवाइड करना है किससे, 17 से, तो 17 1 इज 17, और माइनस का 12 प्लस का 17 कितना होता है, 5, रिमाइंडर आया 5, तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 3⁸181। अब डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और mod 17 आपका एज इट इज रहेगा। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, हमें निकालना था रिमाइंडर, तो इस इक्वेशन से रिमाइंडर आप इजीली निकाल सकते हो। 3⁸181 को जब 17 डिवाइड करेगा तो आपका रिमाइंडर आएगा 5, और यही आपको निकालना था। तो रिमाइंडर वाले एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है, एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल्स हमने बैक टू बैक इसी टाइप के करे हैं रिमाइंडर निकालने के, क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 9। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 9, इसको हम बुक से ही करते हैं, इजी सा है। देखो आपको क्या गिवन है, एन आपके पास कंपोजिट है, कंपोजिट का मतलब इसका 1 और इटसेल्फ, मतलब 1 और n को छोड़ के और भी काफी सारे नंबर्स होंगे जो कि इसके फैक्टर्स होंगे। तो आपको प्रूव करना है n इज ग्रेटर देन 4 के लिए कि n-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod n, ये आपको प्रूव करना है। तो n इज ग्रेटर देन 4 के लिए ही क्यों, देखो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल, आपको पहले तो ये प्रूव करना है कि n-1 फैक्टोरियल n से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा रिमाइंडर होता है हमेशा, और ये आपका डिवाइडेंड होता है, आपका डिवाइजर होता है। तो n-1 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय n, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने की क्या जरूरत है, n आपको दे रखा है कंपोजिट, है ना। कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं, खुद को और 1 को छोड़ के भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके कहाँ लाई करेंगे, n-1 फैक्टोरियल में, क्योंकि n तो वो खुद ही नंबर है, ठीक है। तो n-1 फैक्टोरियल में उसके सभी फैक्टर्स लाई करेंगे, मतलब n-1 के बाद n फैक्टोरियल, मतलब n-1 के बाद n-2 फैक्टोरियल, n-3, n-4, अप टू ऐसे करते करते, तो जब सभी फैक्टर्स उसके यहाँ पे लाई कर रहे हैं तो n क्या करेगा, n-1 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। और अब बात ये आती है कि ये ग्रेटर देन 4 के लिए ही ट्रू क्यों है। अब देखो यहाँ पे आप 4 ही पुट कर लो या 4 से कम पुट कर लो, हम 4 पुट करते हैं तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod, n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 4, क्योंकि आपने यहाँ पे भी n के प्लेस पे 4 पुट करा है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, 3 फैक्टोरियल होता है 6 के इक्वल, क्या 6 कॉन्ग्रुएंट हो सकता है 0 mod 4 के,
आप डिवाइड करो 6 को 4 से, क्या पूरा कैंसिल हो रहा है? नहीं, नीचे आएगा रिमाइंडर आपका 2। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये फैक्टोरियल है 3 फैक्टोरियल, ये इंक्लूड नहीं होगा इसमें, है ना, इस कंडीशन में। तो हम क्या कह देंगे कि 3 फैक्टोरियल मतलब 4 से ग्रेटर ही आपके ऐसे नंबर्स होंगे जो कि इसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ऑल कंपोजिट आफ्टर 4 मतलब 4 के बाद ग्रेटर देन 4 जितने भी आपके कंपोजिट नंबर होंगे उनके फैक्टर्स किस में लाई करेंगे? n-1 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कंडीशन क्या होगी आपकी? सेटिस्फाई होगी। यही हमें प्रूव करना था। इजी सा ही एग्जांपल है, कंपलसरी में आ सकता है, अदरवाइज इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 10। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 10। आपको एक कंडीशन गिवन है कि इफ a प्लस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू c mod m and b is congruent to d mod m, then you have to show that a plus d is congruent to c mod m। तो जो भी दो कंडीशंस आपको गिवन है उन्हें लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना, जस्ट सब्ट्रैक्टिंग कॉन्ग्रुएंस 2 फ्रॉम 1। हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंस 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो a प्लस बी माइनस बी, a प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ से b से b कैंसिल, a बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में c में से d माइनस करोगे तो c माइनस डी एंड मोड m आपका एज इट इज। अब हमें क्या प्रूव करना है? a प्लस डी इज कॉन्ग्रुएंस टू c मोड m, a प्लस डी डी प्रूव करना है ना। तो हम क्या करेंगे? जो भी आपकी इक्वेशन नंबर 3 है वहां पे दोनों साइड आप d को ऐड कर दो। तो यहाँ पे a है, a में d प्लस करोगे a प्लस डी, और यहाँ पे c माइनस डी, तो जब आप प्लस d करोगे तो d से d कैंसिल होकर c बच जाएगा, और यही तो आपको प्रूव करना था। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 11। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 11। इफ ab is congruent to c mod m and b is congruent to d mod m, तो ये दो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ad is congruent to c mod m। तो यहाँ से हम ये दोनों कंडीशन का यूज करके थर्ड कंडीशन को प्रूव करेंगे। क्लियर। तो यहाँ से पहली कंडीशन आपको गिवन है कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू C मोड M। AB जो है वो C मोड M के कॉन्ग्रुएंट है। सो दिस इंप्लाइज हम ये कंडीशन तभी लिख पाए ना जब M क्या करता होगा? M डिवाइड्स AB माइनस C। जैसे यही होता है ना, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M, तो M डिवाइड्स A माइनस B। तो यहाँ पे A है आपका AB और B है C, तो AB माइनस C को क्या करेगा? M डिवाइड करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे AB माइनस सी M को M AB माइनस C को डिवाइड कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं? AB माइनस C को सम इंटेग्रल मल्टीपल लिख सकते हैं m का, और वो जो इंटेग्रल मल्टीपल है वो आप ले लो यहाँ पे k, मतलब k यहाँ पे क्या हो गया आपका? इंटीजर। तो आपके पास ये कंडीशन आ गई ab माइनस सी इज इक्वल्स टू m की फर्स्ट में से जो आपकी गिवन थी। अब हम यूज करेंगे b इज कॉन्ग्रुएंट टू d मोड m, ये आपको गिवन है, तो ये भी सेम वही चीज m डिवाइड्स b माइनस d। अब m b माइनस डी को डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? दिस इंप्लाइज b माइनस डी को इंटेग्रल मल्टीपल लिख सकते हैं m का, और वो जो इंटीजर आप लोगे यहाँ पे वो आप ले लो l। तो b माइनस डी इज इक्वल्स टू एम एल, और अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? b इज इक्वल्स टू एम एल प्लस डी। ये आपके पास आ गई इक्वेशन आपकी सेकंड से, जो सेकंड कंडीशन गिवन थी कि b इज इक्वल्स टू एम एल प्लस डी। अब यहाँ से b की जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देंगे। इसे आप ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे 2, तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ab माइनस सी इज इक्वल्स टू एम के। तो b की क्या वैल्यू है? एम एल प्लस डी, तो हम यहाँ से एम एल प्लस डी रख देंगे, माइनस में c इज इक्वल्स टू एम के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a को पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो a एम एल प्लस ए डी माइनस c इज इक्वल्स टू एम के, ये हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? जो भी m वाले टर्म्स है वो एक साइड कर देंगे, तो यहाँ पे ओनली ए डी माइनस सी बचेगा। ए डी माइनस सी इज इक्वल्स टू एम के माइनस ए एम एल। अब इनमें से a कॉमन ले लो, m कॉमन ले लो, तो m कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से? k माइनस ए एल। अब ए डी माइनस सी को आपने सब मल्टीपल लिख दिया m का, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि m ए डी माइनस सी को डिवाइड करेगा। सो दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स ए डी माइनस सी। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इफ m डिवाइड्स ए डी माइनस सी, m जो है अगर वो ए डी माइनस सी को डिवाइड करता है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि ए डी इज इक्वल्स टू सी मोड m। यही होता है ना कि इफ m डिवाइड्स a माइनस बी देन a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। ऐसे ही m डिवाइड्स ए डी माइनस सी, तो ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू c मोड m, और यही क्या करना था आपको? प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन में, ठीक है, इजी सा ही है। जो भी आपको दो कंडीशन गिवन है उनका यूज करके आप दो इक्वेशन निकाल लो, फिर एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दो, और उसको सॉल्व करके आपके पास ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन प्रूव हो जाएगी जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करने। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 12। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 12। तो एग्जांपल नंबर 12 की स्टेटमेंट देखिए, इफ a is congruent to b mod m1 and a is congruent to b mod m2, ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन गिवन है, एंड एलसीएम ऑफ m1 एंड m2 इज m। क्लियर। और m1 और m2 का एलसीएम क्या है आपका? m है। देन यू हैव टू प्रूव दैट a is congruent to b mod m एंड आल्सो प्रूव द कन्वर्स। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले जो दो कंडीशन गिवन है उनका यूज करेंगे। फर्स्ट ये कंडीशन है, सेकंड ये कंडीशन है।
इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड m1 देन m1 डिवाइड्स a माइनस b, यही होती है कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन। तो m1 डिवाइड्स a माइनस b, ये कंडीशन आप लिख पाए हो, इसीलिए ये इक्वेशन मतलब ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आपकी आप लिख सकते हो यहाँ पे, तब जब ही लिख सकते हो जब ये कंडीशन आपकी प्रूव हो। क्लियर। सेम इसी तरीके से इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड m2 दैट मींस m2 डिवाइड्स a माइनस b। क्लियर। अब देखो m1 a माइनस b m1 और m2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, दैट मींस a माइनस b m1 m2 का कॉमन मल्टीपल हो गया, दोनों को डिवाइड कर रहा है ना। जैसे 3 है वो 6 और 12 दोनों को डिवाइड करता है, तो 6 और 12 का कॉमन मल्टीपल हो गया 3। सेम इसी तरीके से m1 और m2 दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या हो गया a माइनस b। बट यहाँ पे जो हमें एलसीएम गिवन है मतलब जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है m, तो a माइनस बी आपका कॉमन मल्टीपल, m आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करेगा, तो हम लिख सकते हैं m डिवाइड्स a माइनस b। अब इस कंडीशन का यूज करके आप क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे m डिवाइड्स a माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। क्लियर। तो यही हो गया आपकी कंडीशन प्रूफ, बहुत ईजी था। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 का कन्वर्स पार्ट। देखिए अब कन्वर्स पार्ट में क्या होता है, जो कंडीशंस हमें थ्योरम में गिवन थी उन्हें हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, और जो हमने प्रूव की थी थ्योरम में उसे हम गिवन लेके चलेंगे। तो ये कंडीशन हमने प्रूव करी थी, इसे हम गिवन लेके चलेंगे, और एलसीएम ऑफ m1 एंड m2 आपको m गिवन था। क्लियर। तो अब यहाँ से इस कंडीशन से आप लिख सकते हो कि m डिवाइड्स a माइनस b। क्लियर। अब m a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, और m1 और m2 दोनों का एलसीएम m है, तो m1 और m2 दोनों का एलसीएम m तभी आया ना जब m1 और m2 को क्या करेगा, m डिवाइड करेगा, तभी तो दोनों का एलसीएम क्या आया, आपका m आया है। तो दैट मीन्स m1 डिवाइड्स m एंड m2 डिवाइड्स m ऑल्सो, दोनों ही आपके m को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो अब देखो m डिवाइड्स a माइनस b एंड m1 डिवाइड्स m, तो m a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, और m को कौन डिवाइड कर रहा है, m1, सो दैट मीन्स m1 a माइनस b को भी डिवाइड करेगा। सेम इसी तरीके से m डिवाइड्स a माइनस b, m a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, और m को कौन डिवाइड कर रहा है, m2, सो दैट मीन्स m2 a माइनस b को भी डिवाइड करेगा। अब इन दोनों कंडीशन का यूज करके आप क्या लिख सकते हो, a माइनस b, देखो m1 डिवाइड्स a माइनस b, दैट मीन्स a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m1, एंड यहाँ से a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m2। अब ये दोनों कंडीशन अगर आप देखो तो ये दोनों कंडीशन हमें थ्योरम में गिवन थी, पर कन्वर्स पार्ट में हमने इन्हें प्रूव करा। जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा 12 उसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 13। देखिए इसमें क्या गिवन है, तीन कंडीशंस आपको गिवन है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m1, देन a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m2 एंड जीसीडी ऑफ m1 एंड m2 इज m। ये तीन आपको गिवन है, देन यू हैव टू प्रूव दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, एंड देन इसका कन्वर्स भी हमें ट्रू दिखाना है कि कन्वर्स ट्रू है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको एक एग्जाम्पल से आप शो करो। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 13। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये कंडीशन गिवन है, तो इस कंडीशन का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, m1 डिवाइड्स a माइनस b, क्योंकि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m1, तो इससे हम ये कंडीशन लिख सकते हैं। एंड सेम यहाँ से इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m2, सो दैट मीन्स m2 डिवाइड्स a माइनस b। ठीक है, आप डिटेल में लिखेंगे ऐसे, सिंस a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m1 देन m1 डिवाइड्स a माइनस b, एंड सिंस a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m2 तो देन m2 डिवाइड्स a माइनस b। और आपको गिवन है यहाँ पे m1 और m2, अब यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस में लिखा है m1 m2, इसका मतलब क्या होता है, जीसीडी ऑफ m1 एंड m2 इज इक्वल्स टू m। ठीक है। अब इन दोनों का जीसीडी m है, तो जैसे कि हम एलसीएम में देख लेते हैं, तो m डिवाइड्स m1, एलसीएम में क्या हो रहा था कि m1 डिवाइड्स m, वहाँ पे एलसीएम है तो m1 m को डिवाइड करेगा। यहाँ पे इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर m है, सो दैट मीन्स m डिवाइड्स m1 एंड m डिवाइड्स m2 ऑल्सो, m जो है वो m1 और m2 दोनों को डिवाइड करेगा। क्लियर। और अब अगर हम यहाँ पे इनका यूज करें, जैसे आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 ले लो इनको। ठीक है। तो जब हम इन चारों इक्वेशंस का यूज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो m m1 को डिवाइड कर रहा है, और m1 a माइनस b को डिवाइड कर रहा है ना, m डिवाइड्स m1 एंड m1 डिवाइड्स a माइनस b, सेम जैसे कि अभी हमने कन्वर्स पार्ट में करा है, सेम वही है। सो दिस इम्प्लाइज जो आपका m है वो a माइनस b को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि m m1 को कर रहा है और m1 आपका a माइनस b, तो m भी a माइनस b को करेगा। जैसे होता है ना a डिवाइड b एंड b डिवाइड c देन a डिवाइड c ऑल्सो, थ्योरम भी हमने प्रूव भी किया था, पढ़ा भी था। तो m a माइनस b को डिवाइड करे तो आप क्या लिख सकते हो कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। यही तो आपको प्रूव करना था, इतनी इजीली प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं क्या इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू है। कन्वर्स पार्ट मतलब अगर आपको ये दे दिया कि जीसीडी आपको कुछ भी दे दिया, जैसे m1 और m2 दो नंबर से उनका जीसीडी आपको दे दिया कोई भी नंबर m, तो आपको दिखाना है कि क्या उस टाइम पे भी a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m होगा। तो इसके लिए कन्वर्स जो है वो इसका ट्रू नहीं होगा, और हम उसको देखते हैं एग्जाम्पल से कि क्यों नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप ले लो m1 आपने ले लिया 10, ठीक है, एंड m2 यहाँ पे गिवन है आपको कितना
15, M1 10 एंड M2 15, इनका जब आप जीसीडी निकालोगे तो 10 और 15 का जीसीडी कितना हो जाएगा आपका 5, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों का 5 होता है, इसको आप ले लो m के इक्वल, यही लिया था ना हमने जीसीडी ऑफ M1 एंड M2 इज इक्वल्स टू m, तो m आ गया आपका 5 के इक्वल। अब यहाँ पे आप लेट करो अगेन a और b दो आपको लेना है, तो a आपने लिया है यहाँ पे क्या 25 और b लिया 20। अब आप यहाँ पे करके देखो कि क्या a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m है, तो देखते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, मतलब 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू b हमारा 20 है, मोड m क्या आया अभी हमारा 5 आया, तो 2 मोड 20 मोड 5 है ना। सो दैट मीन्स वही हम यहाँ पे है, क्या लिखा क्या है हमने, ये a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m ये लिखा है। अब देखो क्या ये ट्रू है, कॉन्ग्रुएंट है, तो 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 20 मोड 5, ये तो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, पर क्या दो कंडीशन और कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या था हमारे पास यहाँ पे a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m1 एंड a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m2, तो यहाँ पे ये भी ट्रू होना चाहिए कि 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 20 मोड m1 क्या लिया था आपने 10, और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 20 मोड m2 क्या लिया था 15, ये दो कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तब इसका थ्योरम नंबर 13 का कन्वर्स पार्ट भी ट्रू होगा। क्लियर, तो यहाँ से ये कंडीशन तो आपकी ट्रू है कि 25 इज इक्वल टू 20 मोड 5, पर क्या ये दोनों कंडीशंस आपकी यहाँ पे ट्रू है कि 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 20 मोड 10 एंड 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 20 मोड 5, नहीं, 25 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 20 मोड 10 एंड 25 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 20 मोड 15। क्लियर, तो ये दोनों कंडीशंस आपके ट्रू नहीं है, सो कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रू होता ना तो आपकी तीनों कंडीशन आपकी ट्रू होती, पर यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन ट्रू है और दो कंडीशंस आपकी फॉल्स आ रही है, तो दैट मीन्स इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 14। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 14, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसमें आपको गिवन है इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड m एंड यू हैव टू शो दैट जीसीडी ऑफ am इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ bm, सिंपल सा है। अब देखो आपको गिवन है ये जीसीडी ऑफ a, आपको गिवन है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, ठीक है, तो a b मोड m के कॉन्ग्रुएंट है, सो दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स a माइनस b, तो आप a माइनस बी को सम इंटेग्रल मल्टीपल लिख सकते हो m का, तो a माइनस बी इज सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ m, और वो इंटीजर आपने ले लिया यहाँ पे q क्या ले लिया आपने यहाँ पे कोई भी इंटीजर, तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालती हूँ तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b प्लस एम क्यू, वेयर q इज सम इंटीजर। अब यहाँ से देखो a और m के जीसीडी हम लेके चलते हैं, अब a और m का जीसीडी है तो वो a को तो डिवाइड करेगा ही, और a और m का जीसीडी है तो वो m को भी डिवाइड करेगा। क्लियर, ऐसा होता है ना, ab का जीसीडी a और b को तो डिवाइड करता ही है, ऐसे am का जीसीडी a और m इन दोनों को तो डिवाइड करेगा ही। क्लियर, और अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास a इज इक्वल्स टू क्या है b प्लस एम क्यू, और a और m का जीसीडी a को डिवाइड कर रहा है, सो दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आपने a को यहाँ पे लिख रखा है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन है a का b प्लस एम क्यू, तो a और m का जीसीडी b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, तो a m का जीसीडी a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जीसीडी ऑफ a m डिवाइड्स जीसीडी ऑफ b m, ठीक है, ये सारे थ्योरम्स का यूज हो रहा है। इसी तरीके से आप अब देखो a m का जीसीडी b m के जीसीडी को डिवाइड कर रहे हैं, इसी तरीके से आप प्रूव करो कि जीसीडी ऑफ बी एम डिवाइड जीसीडी ऑफ ए एम, तो दोनों एक दूसरे के जीसीडी को डिवाइड कर रहे हैं, सो दिस इंप्लाइज जीसीडी ऑफ ए एम क्या होगा जीसीडी ऑफ बी एम के, जीसीडी ऑफ बी एम के क्या होगा इक्वल होगा। क्लियर, बस ये था एग्जाम्पल नंबर 14, इजी सा ही है, साइज 2.1, ठीक है, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके 2.1 के। तो अगर आपने बेसिक सभी थ्योरम्स और जो भी ये हैं आपके क्वेश्चंस अगर आपने ये कर लिए हैं अच्छे से, तो एक्सरसाइज 2.1 भी आप इजीली कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक है एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस का, वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। So that's all for today. If you have any doubt in this lecture or previous lectures, you can do comments in the comment section. So stay tuned.